रोहन अपनी कार में तेज रफ्तार चला रहा था। ये बॉस भी ना, जब से मैं नौकरी पर लगा हूँ मेरे बॉस ने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर रखा है। अब सेवड़ गांव में पता नहीं कौन सी बीमार महिला का इलाज करवाने पर तुले हैं बॉस। तभी थोड़ी दूर पर जाते ही अचानक रोहन एक लड़की को कार से उड़ा देता है। इस घटना में उस लड़की को काफी चोट लग जाती है और उस लड़की के हाथ की सारी दवाइयों की बोतल सड़क पर गिरकर फूट जाती है। उस लड़की का नाम कोमल था। मेरी माँ की दवाइयाँ। तभी रोहन कार से बाहर आता है। अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता तुम्हें कि कार आ रही है? चल साइड में हट यहाँ से। इतनी मेहनत से एक एक पैसा जमा करके मैंने अपनी माँ की दवाई ली थी, अब कहाँ से लाऊं मैं दवाई? रोहन कार लेकर वहां से चला जाता है। इधर कोमल के शरीर पर काफी चोट लग चुकी थी। वो रोते रोते वहां से चली जाती है। इधर रोहन एक छोटे से घर में आता है, जहां घर में चारपाई पर एक बीमार बूढ़ी महिला दामिनी जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। दामिनी भयानक बीमारी का शिकार बन चुकी थी। वो सालों से अपने घर में एक जिंदा लाश की तरह जी रही थी। तभी रोहन दामिनी से कहता है, माँ जी, मुझे अपनी कंपनी की ओर से आपके पास भेजा गया है, बताइए क्या समस्या है आपको? रोहन दामिनी को हाथ लगाकर हिलाता है। दामिनी मर चुकी थी। ये देखकर रोहन के होश उड़ जाते हैं। तभी वहां वही कोमल नाम की लड़की आती है, जिसे रोहन ने अपनी कार से उड़ाया था। कोमल दामिनी की बेटी थी। अपनी माँ की मौत देखकर कोमल बहुत रोने लगती है। ये देखकर रोहन दामिनी की अंतिम विदाई का सारा खर्च अपने पास से करता है। रात का समय कोमल अपने घर में बैठी रो रही थी। माफ करना, मैं आपकी माँ को ही देखने आ रहा था और तभी जल्दबाजी में मैंने आपको अपनी कार से उड़ा दिया और उल्टा आप पर ही गुस्सा हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, मेरी माँ सालों से बीमार एक जिंदा लाश की तरह जी रही थी। मेरे पिता आपकी कंपनी में नौकरी करते थे। उनके जाने के बाद हमारी परिस्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। घर में खाने को खाना नहीं था, माँ के इलाज और दवाई के लिए पैसे नहीं थे। मैं रोज आपकी कंपनी में आती थी और अपने पिता का बचा हुआ पैसा मांगती थी, पर वहाँ मेरी बात कोई नहीं सुनता था। इसीलिए मैं इसी गांव में मेहनत मजदूरी करके पाई पाई जमा करती थी और अपनी माँ की दवाई लाती थी। कोमल की बातें सुनकर रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब आप क्या करोगे? आपकी माँ भी नहीं रही अब। एक माँ ही थी जिसे देखकर मैं जी रही थी। माँ के जाने के बाद तो मेरा जीवन ही खत्म हो चुका है। मैं एकदम अकेली हो चुकी हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे शादी करूंगा। आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं ना, अब मैं आपके जीवन में इतनी खुशियां ले आऊंगा कि आप अपने बीते सारे गमों को भुला दोगी। रोहन उसी समय कोमल से शादी कर लेता है और उसे अपने बड़े से घर में ले आता है। कोमल और रोहन को शादी के बंधन में बंधा देखकर रोहन के अमीर परिवार वाले दंग रह जाते हैं। रोहन के परिवार में उसके माता पिता दर्पण, सुजाता और भाई भाभी अजीत और पायल थे। पायल एक अमीर परिवार की बिटिया थी। रोहन, ये गरीब लड़की कौन है? माँ, ये कोमल है। मैंने कोमल से शादी कर ली है। क्या? हमें बिना बताए आपने शादी कर ली देवर जी? भाभी, हालात ऐसे हो चुके थे कि सब कुछ जल्दबाजी में हो गया। तभी रोहन कोमल के दुख भरे जीवन के बारे में अपने परिवार वालों को सारी बात विस्तार से बताता है। रोहन की जिद देखकर परिवार वाले कोमल को स्वीकार तो कर लेते हैं, पर उसे हिरकत भरी नजरों से देखने लगते हैं, खासकर सुजाता। अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। शायद इसी गरीब का आना लिखा था इस घर में। पायल बहू कोमल बहू को इस घर के काम और यहाँ के तौर तरीके सिखा दो। अब यही देखना बाकी था, अब भिखारी भी इस घर की बहू कहलाएगी। तभी पायल कोमल को घर के सारे काम बताती है और उस दिन से पायल सारे काम कोमल से ही करवाने लगी। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। 2 महीने बाद कोमल और पायल दोनों एक साथ गर्भवती हो जाते हैं। दोनों बहू की खुशखबरी सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। रात का समय। सुजाता, हमारी दोनों बहुओं की खुशखबरी एक साथ आई है। देखा तुमने,
कोमल बहू के इस घर में कदम पड़ते ही पायल बहू जो सालों से संतान के लिए तरस रही थी, आज उसे भी संतान की खुशियां मिल गई। वाह कोमल बहू, तू तो इस घर में खुशियां ही ले आई। बस बस, इसमें इस गरीब कोमल का कोई कमाल नहीं है। पायल बहू, मेरी बात ध्यान से सुन। अब से तुझे अपना खास ख्याल रखना है। तुझे सारा दिन आराम करना है, घर का काम ये कोमल देख लेगी। माँ, भाभी की तरह कोमल भी तो गर्भवती है ना, कोमल को भी इस हालात में आराम करना चाहिए। तू अपने काम पर ध्यान दे। तू हम महिलाओं के बीच में बोलने की कोशिश भी मत कर, समझा ना? रोहन, ये देख लेंगे इनका क्या है। अगले दिन सवेरे रोहन कार में बैठकर अपने काम पर जाने लगता है। तभी रोहन के साथ एक सड़क दुर्घटना हो जाती है जिसमें रोहन की मौत हो जाती है। रोहन की मौत के बाद परिवार में एकदम से मातम छा गया। 2 दिन सबके बड़े दुख भरे बीते। एक दिन सवेरे, ये सब क्या हो गया? रोहन, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? ये सब तेरी वजह से हुआ है मनहूस। कोमल, तू ही देवर जी के जीवन में तबाही बनकर आई है। तू मनहूस है। तेरे और तेरे बच्चे ने ही देवर जी की जान ले ली है। जेठानी जी, आप ये क्या बोल रहे हो? सही कह रही है पायल बहू। कोमल तुम्हारे घर में बर्बादी बनकर आई है, और तुझसे भी ज्यादा मनहूस है ये तेरा बच्चा, जिसने दुनिया में आने से पहले अपने पिता को खा लिया। मेरे बेटे की मौत की जिम्मेदार केवल तू है कोमल, तू। तेरी वजह से मेरा बेटा मरा है। मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी अब। सुजाता गुस्से में कोमल का हाथ पकड़ती है और उसे अपने घर के बाहर बने एक छोटे से झोपड़े में लाती है। आज से तू इस झोपड़े में रहेगी मनूस कहीं की। अब चाहे तू यहाँ मरे या जिंदा रहे, हमें कोई परवाह नहीं। तू जैसी मनूस का साया भी मैं अब पायल बहू और उसके बच्चे पर पड़ने नहीं दूंगी। माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मुझ पे ना सही मेरे होने वाले बच्चे पर तो रहम कीजिए माँ जी। सुजाता वहां से चली जाती है। ये देखकर कोमल बहुत रोने लगती है। देखते ही देखते कई महीने बीत जाते हैं। कोमल उसी झोपड़े में रहने लगी और गांव में भीख मांग कर अपना पेट भरने लगी। और इधर सुजाता अपनी गर्भवती बहू का बड़े अच्छे से ख्याल रखने लगी। उसका बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज हो रहा था और अपनी विधवा बहू कोमल को झांक कर भी नहीं देखती। इस समय कोमल और पायल की गर्भवती का 9वां महीना चल रहा था। एक दिन रात में अचानक कोमल के पेट में तेज दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे सुजाता, सुजाता देख, कोमल बहू बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है। कहीं उसके पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है? अरे चलना, हम कोमल बहू को देखाते हैं, बेचारी अकेली है उस झोपड़े में। अरे मर जाए वो मनहूस कोमल, मुझे कोई परवाह नहीं, चिल्लाने दीजिए उसे। कोमल की दर्द भरी आवाज सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर घर में से एक भी कोमल के पास नहीं जाता। कोमल को लेबर पेन होना शुरू हो गया था। मेरी तरह कोमल भी गर्भवती है, लगता है उसे लेबर पेन शुरू हो गया। उस बेचारी को तो बहुत दर्द हो रहा होगा। उसकी तकलीफ मैं समझ सकती हूँ। नहीं, मुझे कोमल की मदद करनी चाहिए। तभी पायल गर्भवती हालत में ही कोमल के पास आती है और उसे जैसे तैसे करके हॉस्पिटल ले आती है, जहाँ कोमल एक लड़के को जन्म देती है और लड़के के पैदा होते ही कोमल की मौत हो जाती है। ये देखकर पायल और सब दंग रह जाते हैं। तभी पायल कोमल के बच्चे को अपने गोद में लेकर सुजाता के हाथ में लाकर दे देती है। लीजिए माँ जी, उस गरीब कोमल ने आपसे आपका बेटा छीना था ना, आज उसने आपको आपके बेटे के रूप में आपका रोहन लौटा दिया। देखिए, देवर जी का बेटा पूरा देवर जी की तरह है। माँ जी, कल तक मैं भी कोमल को गलत समझती थी, पर वो सही थी माँ जी। अगर वो सच में मनहूस होती ना, तो आज आपके हाथ में आपके बेटे की औलाद ना होती। देवर जी की मौत एक हादसा था, उसमें कोमल की कोई गलती नहीं थी। अफसोस तो मुझे इस बात का हो रहा है कि बेचारी कोमल ने जिंदगी भर कभी खुशी नहीं देखी। कोमल देवर जी की मौत की जिम्मेदार नहीं थी। अब मैं लोगों से कहूंगी कि कोमल की मौत की जिम्मेदार आप हैं माँ जी। आप ही की वजह से आज एक मासूम बच्चे से उसकी माँ हमेशा के लिए दूर हो गई। ये सुनकर सुजाता रोने लगती है। तभी सब मिलकर सुजाता को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। चलो पायल बहू, आज के बाद हमारा सुजाता से कोई रिश्ता नहीं। तभी सुजाता सबसे रो रो कर माफी मांगती है, पर अब पछताने से क्या फायदा। इसीलिए कहते हैं,
जल्दबाजी और गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा तकलीफ देते हैं। अजी आप तो जानते हैं हम कितने अमीर घर के हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे दोनों बेटे किन्हीं गलत लड़कियों के चक्कर में पड़ जाएं। तो मैं सोच रही थी कि उन दोनों की शादी कर देती हूँ, पर पंडित जी ने कोई लड़की नहीं बताई अभी तक। कोई बात नहीं, मेरा दोस्त महेश है ना, उसकी 2 बेटियां हैं, आलिया और पूजा, बहुत अच्छे घर की हैं। हम अपने बेटे की शादी उन दोनों से करवा देते हैं। अजी ये तो बिल्कुल ठीक रहेगा। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। कमला जैसे ही अपने नौकरों से कहकर गेट खुलवाती है तो देखती है उसके दोनों बेटे नितिन और सागर 2 लड़कियों के साथ गले में वरमाला डाले खड़े हुए थे। नितिन बेटा, सागर बेटा, ये तुम दोनों के साथ कौन लड़कियां हैं? एक तो साड़ी में है और दूसरी ने छोटे कपड़े पहने हैं। और सागर, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू विदेश से लौट रहा है? हाँ बेटा, अगर तू हमें बता देता तो हम तुझे एयरपोर्ट रिसीव करने आ जाते। सॉरी पिताजी, मैं इतनी जल्दबाजी में आया कि मैंने कॉल ही नहीं किया। और ये जो लड़की है उसका नाम डेजी है और आपके घर की छोटी बहू। नमस्ते माँ जी, पापा जी। अरे मोरी मैया, ये तूने क्या कर दिया सागर और नितिन? तू भी अपनी पसंद की लड़की से शादी करके आ गया? क्यों बेटा, तू तो काम करने गया था। सॉरी माँ, गया तो मैं काम से ही था। आपने जिस जमीन को खरीदने के लिए भेजा था वो रसिका के पिता ने 5 करोड़ में खरीद ली है। मैं उस गांव से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर बारिश इतनी हुई कि उसी के घर में ठहरना पड़ गया। और 2-3 हफ्तों में मुझे रसिका की इतनी आदत हो गई कि मैं उसे अपनी पत्नी बना लिया और यहाँ ले आया। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब बहुत जल्दबाजी में हो गया और यही गलती मेरे छोटे भाई ने भी की है। पर आप समझने की कोशिश कीजिए, हम दोनों अपनी पत्नियों के साथ खुश रहेंगे। ए भगवान, बेड़ा गर्क हो तुम्हारा, इसीलिए तुम दोनों को इधर उधर काम पे भेजा था कि काम के बदले नैन मटक्का करके शादी करो। देख रहे हैं ना आप विवेक जी, इन दोनों बच्चों ने मेरे सारे अरमान तोड़ दिए। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। अभी उनकी शादी की बात ही कर रही थी और ये अपनी पसंद की जोरू लेकर आ गए। माँ जी, आप हम चारों को एक मौका तो दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। यस मॉम जी, एक बार आप हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। ये देखो विदेशी बहू कैसे बोल रही है। अरे इस पर कटी आई सफेद चमड़ी को शब्द भी बोलने नहीं आते हैं। नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं इन दोनों को अपनी बहू नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। माँ प्लीज समझने की कोशिश कीजिए ना। हाँ कमला, जो हो गया सो हो गया। अपने बच्चों की खुशी के लिए तुम इतना नहीं कर सकती हो? हाँ, चलो अंदर से थाली लाकर दोनों बहू का गृह प्रवेश करो। तुम्हारे दोनों बेटे भी काफी समय बाद आए हैं। ऐसे आके क्या दिखा रहा है? लाती हूँ। फिर कमला अपने दिल पर पत्थर रखकर दोनों बहू की आरती कर उनका गृह प्रवेश करवाती है। फिर दोनों देसी और विदेशी बहू उसके पैर छूती हैं, तो कमला मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद विवेक अपनी दोनों बहू से कहता है, बहू अब जो हो गया उसे तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हारी सासू माँ तुमसे ठीक से बात करने लगे। तुम दोनों मिलकर उसके लिए कुछ बना कर लेकर आओ। ऑलराइट पापा जी, पर खाने में बनाना क्या है? हाँ पापा जी, बताइए, कुछ देसी खाना बनाए या विदेशी? ओहो, रहने दो। मैं तो भूल गया कि कल तुम्हारी पहली रसोई है, जो कि रसम से शुरू होगी। ये तो कमला ही करवा सकती है। जाओ आराम कर लो। आराम क्या पापा जी, हम दोनों मिलकर थोड़ा काम ही कर लेते हैं। अब आप नौकरों को भेज दीजिए, हम दोनों बहू मिलकर घर का काम संभाल लेंगी। ठीक है बहू। विदेशी बहू वैक्यूम क्लीनर लेकर हॉल साफ करती है, जहां सास टीवी देख रही थी, और विदेशी बहू कपड़े से तस्वीर साफ करती है। तभी कमला टीवी पर देखती है कि विदेशी लोग कैसे नॉनवेज खाना खाते हैं और छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। ये देखकर कमला को घिंसी हो जाती है। वो टीवी बंद करके उठती है कि विदेशी बहू के सर से उसके सिर की टक्कर हो जाती है। अरे मोरी मैया, अरे राम, फोड़ दिया मेरा सर। नास पीटी चुड़ैल करमजली, तुझे मेरे सामने ही आना था। ओह आउच, मुझे भी लग गई। सॉरी मॉम जी, गलती से हो गया। और ये नास पीटी चुड़ैल करमजली क्या होता है? बेड़ा गर्क हो तेरा।
चली जाओ तुम दोनों तो मेरे सामने से। एक तो ये छोटे छोटे कपड़े पहने हैं, ऊपर से बाहर चिकन मटन मछली सांप बिच्छू पता नहीं क्या क्या खाते होंगे। मॉम जी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रही हैं। हाँ माँ जी। चुप एकदम, तुझसे कुछ पूछा मैंने? दोनों को आए हुए 4 घंटे नहीं हुए और एक दूसरे की तरफदारी कर रही हो। और फिर कमला दोनों बहू को सुनाते सुनाते बिल्कुल थकती नहीं है। इतने में दोनों के पति आ जाते हैं और अपनी पत्नियों को ले जाते हैं। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। अगले दिन कमला को ना चाहते हुए भी अपनी दोनों बहू को पहली रसोई की रस्म के बारे में बताना होता है। माँ जी, हम दोनों को पहली रसोई में क्या बनाना है? देसी बहू तो गांव वाले काम जानती होगी, लेकिन इस विदेशी बहू को तो कुछ नहीं आता। इसी को ही सबक सिखाऊंगी अब मैं। हाँ तो बड़ी बहू, तुम छोले पूरी बना लो, दही भल्ले बना लो, और तू छोटे कपड़े वाली बहू शाही पनीर मटर पनीर चाप कड़ी पकौड़े नान रायता और मीठे में खीर बना देना। ओह माय गॉड, मॉम जी ने मुझे कितना सारा काम दिया है। कर लेगी ना तू विदेशी बहू? यस मॉम जी। फिर रसिका फटाफट अपना खाना बना लेती है, क्योंकि सास ने उसे कुछ खास काम दिया ही नहीं था। वहीं विदेशी बहू को खाना बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। डेजी, तुम्हें कोई मदद चाहिए? नहीं, आपने इतना बता दिया, अब मैं कर लूंगी। ठीक है, माँ जी बुला रही हैं, मैं बाहर मेहमानों को खाना खिला देती हूँ, तुम भी बना लो। फिर रसिका बाहर सबको खाना खिला देती है। सब विदेशी बहू के हाथ का खाना खाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन विदेशी बहू ने पूरी रसोई में तहस नहस कर दिया था। सारी सब्जी मसाले सब बिखरे हुए पड़े थे। ओफो, करम जली नासपीटी कहीं की, ये तूने क्या किया? पूरी रसोई बर्बाद करके रख दी मेरी। अच्छा है बड़ी बहू ने खाना बना दिया, वरना मेहमान तो भूखे रह जाते। सॉरी मॉम जी, मैंने कोशिश करी थी, पर मुझे आता नहीं है अभी कुछ। इतना कहकर विदेशी बहू फूट फूट कर अपने कमरे में रोती हुई चली जाती है और अपने मेहमानों को विदा कर देती है। रसिका उसकी ये हालत देखकर कहती है, डेज़ी शांत हो जाओ, अब तुम यहाँ तो रहती नहीं हो जो तुम्हें यहाँ के काम आएंगे, पर मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सारे देसी काम सिखा दूंगी यहाँ पर। फिर माँ जी ऐसे गुस्सा नहीं करेंगी। थैंक यू दीदी। फिर रसिका अपनी विदेशी देवरानी को घर की सारी देसी काम सिखाती है, खाना बनाने से लेकर सफाई तक, और वो 1 महीने के भीतर सब कुछ सीख जाती है। अचानक से रसिका एक दिन बीमार पड़ जाती है तो कमला कहती है, अरे बहू, तुझे तो बहुत बुखार हो रहा है। हाँ माँ जी, आज तो उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, तू दवाई ले ले, अब घर का काम कौन करेगा? नौकर तो तुमने पहले ही भगवा दिए थे। मॉम जी, मैं हूँ ना, मैं घर के काम संभाल लूंगी। हाँ, देखा था तेरा काम, पहली रसोई वाले दिन ही सब बर्बाद करके रख दिया था। अब मुझे दोबारा से तहस नहस नहीं करवाना। माँ जी, आप उसे एक मौका तो दीजिए। ठीक है। फिर विदेशी बहू धीरे धीरे रसोई की सफाई करती है और खाना बनाती है। ये करते हुए उसे 3-4 दिन बीत जाते हैं और वो सबका ख्याल भी रखती है और अपनी जेठानी की सेवा भी करती है। एक शाम खाना खाते वक्त कमला की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मॉम जी, क्या हुआ? खाने में मिर्ची ज्यादा हो गई क्या? नहीं बहू, बल्कि तूने इतना अच्छा बनाया है खाना कि मैंने तुझे जो जो कहा था अब बहुत चुभ रहा है। 3-4 दिन से तूने इस घर का इतना ख्याल रखा और इतना अच्छा खाना बनाया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे माफ कर दे बहू। मुझे यकीन था कमला, एक दिन तुम्हें विदेशी बहू की भी अच्छाइयाँ दिख जाएंगी। मैंने तो कहा था डेज़ी, बस तुम्हें सीखने की देरी है। बहू माफ कर दे। अरे मॉम जी, आपको ऐसे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। आपकी जगह कोई और भी होता तो यही करता। चलो, अब सब कुछ ठीक हो गया है ना, तो नो रोना धोना, अब सेलिब्रेशन होना बस। फिर सब एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद घर में एक पार्टी होती है, जहां कमला अपनी दोनों बहू का इंट्रोडक्शन सबसे करवाती है और सब खुशी खुशी